दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है ज्ञान ज्योति कोचिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान का जो आधुनिक राजस्थान है उसका हम इतिहास पढ़ रहे थे। उसके तहत हमने जो 1857 क्रांति वो देखी थी। अब उसकी अगली कड़ी में हम देखेंगे किसान आंदोलन। तो 1857 की क्रांति में हमने जाना था कि वहां के जो सैनिक और अंग्रेजों के मध्य क्या मतभेद थे, ठीक है, उनके बीच में संघर्ष के क्या कारण थे, ठीक है। तो अब अगली कड़ी में हम पढ़ रहे हैं किसान आंदोलन, यानी राजस्थान में किसान आंदोलन। तो किसानों ने किन कारणों से क्या किया था, आंदोलन किया था। तो ये जो किसान आंदोलन है वो किन किन के मध्य हुआ था। तो जो किसान आंदोलन है वो वहां के स्थानीय शासक या सामंत और किसानों के मध्य था। अब क्या क्या कारण हुए कि जो किसानों ने आंदोलन किया। तो मुख्यतः कारण क्या था कि जो किसान थे वो कृषि करते थे और कृषि पर जो है सरकार द्वारा अलग अलग प्रकार से टैक्स लगाए जाते थे। उन करों से परेशान होकर किसानों ने क्या किया, आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक है। तो आज हम जानेंगे जो बिजोलिया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में हम पहला पढ़ेंगे जो बिजोलिया किसान आंदोलन वो कब प्रारंभ होता है, ठीक है, किन कारणों से जो है बिजोलिया किसान आंदोलन जो किसान है वो आंदोलन करते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन, तो जो बिजोलिया है, तो बिजोलिया जो है वो उस समय मांडल क्षेत्र है जो भीलवाड़ा में अभी वर्तमान में भीलवाड़ा क्षेत्र पड़ता है, लेकिन बिजोलिया है वो मेवाड़ रियासत का एक हिस्सा था, यानी मेवाड़ रियासत का एक हिस्सा था, यानी मेवाड़ रियासत के अंदर आता था। और वर्तमान में देखें तो जो वर्तमान स्थिति है, तो वर्तमान स्थिति में कहां था, ये भीलवाड़ा के अंदर। बिजोलिया वर्तमान में कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर। अभी जो बिजोलिया किसान आंदोलन का अगर हम समय काल देखें तो ये कब से कब चला था। तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 1897 से लेकर 1941 ईस्वी तक चला था, यानी लगभग 44 वर्षों तक ये जो है बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। और ये राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था और सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। तो वह है बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो मेवाड़ क्षेत्र में आता था और वर्तमान स्थिति में देखें तो वो भीलवाड़ा जिले के अंदर है। इसका समय काल है 1897 से लेकर 1941 वर्ष, यानी 41 ईस्वी तक, और लगभग 44 वर्षों तक ये आंदोलन चलता है, ठीक है। अब जो बिजोलिया है उनके संस्थापक कौन थे। तो बिजोलिया के जो संस्थापक है वो अशोक परमार को कहा जाता है। तो बिजोलिया जो रियासत है या बिजोलिया जो ठिकाना था उसके संस्थापक अशोक परमार थे, ठीक है। अब जो बिजोलिया है उनका हमें प्राचीन नाम क्या मिलता है। तो बिजोलिया का जो प्राचीन नाम है वो हमें बनता है विद्यावली या विजयावली। इस जो प्राचीन नाम है इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था, विजयावली या विद्यावली, ठीक है। अब जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये राजस्थान का ही नहीं भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था या सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है। तो जो ये आंदोलन है वो मुख्यतः कितने चरणों में पूर्ण होता है, 3 चरणों में पूर्ण होता है, ठीक है। तो 3 चरणों में पूर्ण होता है। प्रथम चरण कब था, तो प्रथम चरण 1897 से लेकर 1915 तक। द्वितीय चरण था वो है 1916 से लेकर 1923 तक, और तृतीय चरण है वो 1924 से लेकर 1941 तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब जो बिजोलिया है उसके हम कुछ जो ऐतिहासिक परिघटनाएं देख लेते हैं, ठीक है। उसका जो भौगोलिक स्वरूप देखेंगे कि बिजोलिया वर्तमान में तो है भीलवाड़ा के अंदर, उस समय कहां पड़ता था, मेवाड़ के अंदर। तो उसका कुछ परिदृश्य उसके पूर्व के साइड में कौन पड़ता है, तो उसकी ऐतिहासिक घटना देख लेते हैं। तो जो बिजोलिया है मेवाड़ क्षेत्र के प्रथम श्रेणी के जो ठिकाने थे उनकी संख्या कुल थी 16। तो मेवाड़ रियासत के 16 ठिकानों में से एक ठिकाना था बिजोलिया प्रथम श्रेणी का, ठीक है। और बिजोलिया ठिकाने के अंदर लगभग कितने गांव आते थे, 79, ठीक है, लगभग 79 गांवों का समूह था, ठीक है, बिजोलिया। और मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का एक ठिकाना था। दूसरा देखते हैं कि जो बिजोलिया है वो अशोक परमार इनके संस्थापक हुए थे। तो अशोक परमार को इसकी जागीर किसने प्रदान की थी। तो जब हम इतिहास के अंदर पढ़ते हैं कि महाराणा सांगा और अकबर के मध्य जो है वो खानवा का युद्ध होता है, ठीक है, 1527 में, ठीक है। तो उस खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता करते हैं जगनेर भरतपुर के एक शासक हैं अशोक परमार, ठीक है। जगनेर भरतपुर के शासक अशोक परमार जो है
वो जो महाराणा सांगा है उनकी सैनिक सहायता करते हैं। ठीक है, तो महाराणा सांगा ने इनकी सैनिक सहायता से प्रसन्न होकर अशोक परमार को उपरमाल की जागीर प्रदान की, और इसी उपरमाल की जागीर को हम क्या कहते हैं, बिजोलिया या भीलवाड़ा का क्षेत्र में, जो भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, उपरमाल का पठार। तो उपरमाल की जागीर जो महाराणा सांगा ने अशोक परमार को प्रदान की थी। ठीक है, दूसरी चीज जो बिजोलिया है, जो बिजोलिया के जो सामंत थे वो केशव दास, बिजोलिया का जो सामंत था उस समय केशव दास। तो केशव दास के समय जो मराठा थे उन्होंने आक्रमण किया था। तो हमने 1857 की क्रांति में भी जाना था कि जो राजस्थान के जितने भी शासक थे उन पर मराठा और पिंडारियों का आक्रमण था। ठीक है, उसी प्रकार हम किसान आंदोलन में भी देख रहे थे, जो बिजोलिया है उन पर जो है मराठाओं का आक्रमण होता है, और उस समय जो है मराठा को जिस समय आक्रमण होता है उस समय सामंत होते हैं केशव दास। ठीक है, तो केशव दास ने जो बिजोलिया के जितने भी किसान थे उनकी उनसे सहायता मांगी, और उन मराठाओं ने जो आक्रमण किया था उनको शांत किया था। ठीक है, यानी उन मराठाओं को जो पराजित कर और उन्हें वापस कहां भेज दिया, महाराष्ट्र। ठीक है, तो केशव दास से लेकर जो आने वाले सामंत थे गोविंद दास, उनके मध्य और किसानों के मध्य संपर्क अच्छे थे। ठीक है, तो केशव दास से लेकर गोविंद दास तक का जो समय था उस समय जो किसानों के मध्य संपर्क अच्छा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही गोविंद दास की मृत्यु होती है, कब, 1894 में। ठीक है, 1894 में गोविंद दास की मृत्यु होती है, और उसके पश्चात नए सामंत बनते हैं कृष्ण सिंह। नए सामंत कौन बनते हैं, कृष्ण सिंह। और कृष्ण सिंह ने किसानों के और कृष्ण सिंह के मध्य जो संबंध है ना वो कई कारणों से बिगड़ गए। अब वो क्या क्या कारण थे वो देखते हैं। तो कृष्ण सिंह और किसानों के मध्य क्या हुआ, संपर्क बिगड़ गए। अब प्रमुख क्या कारण थे कि किसान आंदोलन करना पड़ा। ठीक है, तो बिजोलिया के जो किसान थे उन पर लगभग 84 प्रकार का टैक्स लगाया जाता था किसानों पर, यानी सामंत द्वारा बिजोलिया के जो कितने भी किसान थे उन पर लगभग 84 प्रकार का टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, उसमें से मुख्य क्या क्या है, एक तो भू राजस्व कर। ठीक है, तो अधिक भू राजस्व कर किसानों पर थोपा जाता था। दूसरा है बेगार प्रथा। ठीक है, तो बेगार प्रथा क्या है कि बिना वेतन के कोई काम करवाना। ठीक है, अगर सामंत है और किसानों को जो बुलाकर उसके जो भी कोई कार्य है वो करवाया और उसको बिना वेतन के ही अपने घर भेज, यानी बेगार प्रथा करवाई उनसे। ठीक है, तीसरा है लाटा कुंता पद्धति। ये लाटा कुंता पद्धति क्या है कि अगर किसान फसल बो रहा है, ठीक है, तो पहले क्या था कि किसानों को टैक्स फसल का जो उपज होती थी उस पर देना पड़ता था। लेकिन सामंत ने क्या किया, जो लाटा कुंता पद्धति लागू कर दी। उसके तहत अगर फसल बो दी, अगर फसल की कटाई नहीं हुई है, ठीक है, तो उस खड़ी फसल पर ही टैक्स लगा दिया जाता था, कि अनुमान लगा दिया था कि आपके इस साल इतना अनाज होगा, उसका इतना % आपको क्या देना पड़ेगा, सरकार को, और बचा हुआ किसानों का। ठीक है, तो लाटा का और कुंता पद्धति, यानी एक तो कटी हुई फसल पर और एक खड़ी हुई फसल पर जो है टैक्स लगा दिया जाता था। चौथा क्या है कि कुल उपज का 87% भाग सामंत द्वारा वसूला जाता था, और 13% जो बचा हुआ था वो जो है किसानों के पास जाता था। तो लगभग 87% कर तो है वो जो टैक्स है अनाज का, वो कौन ले लेता था, वहां का सामंत ले लेता था। अगला टैक्स था चौरी कर और एक तलवार बंधाई कर। ठीक है, अब जो बिजोलिया है उसका हम भौगोलिक क्षेत्र पर देख लेते हैं, जो भौगोलिक स्वरूप किस प्रकार से था। तो जो बिजोलिया है वो मेवाड़ के पूर्व के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, मेवाड़ के पूर्व के क्षेत्र में पड़ता है। ये देखिए भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के जस्ट पास में क्या है, बिजोलिया। ठीक है, और ये मेवाड़ जैसे, तो मेवाड़ के पूर्व की साइड में क्या पड़ता है, जो बिजोलिया है वो मेवाड़ के पूर्व की साइड में पड़ता है, और दक्षिण साइड में कोटा और बूंदी का क्षेत्र आता है बिजोलिया के। उत्तर पश्चिम में देखें तो नरवर MP मध्य प्रदेश का हिस्सा आता है। अब देखते हैं कि हमने देखा था कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में पूर्ण होता है। तो हम बात करते हैं प्रथम चरण की। ठीक है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण, तो प्रथम चरण कब प्रारंभ होता है, 1897 से लेकर 1915 तक। ठीक है, प्रथम चरण में देखते हैं। तो प्रथम चरण का जो नेतृत्व है वहां के जो स्थानीय नेता है, ठीक है, साधु सीताराम दास, उनके द्वारा जो है वो नेतृत्व किया जाता है। तो प्रथम चरण का नेतृत्व करता कौन हो जाएगा, स्थानीय नेता साधु सीताराम दास। ठीक
ठीक है। तो ये प्रथम चरण कहां से प्रारंभ होता है? तो एक घटना हुई थी कि गोविंदपुरा गांव है बिजोलिया के अंदर, वहां पर जो है गंगाराम जी धाकड़ थे, ठीक है, धाकड़ जाति के किसान थे, उनका मौसर का प्रोग्राम था, ठीक है। तो वहां पर जितने भी धाकड़ जाति के किसान थे वो इकट्ठे हुए, ठीक है। और हम पढ़ेंगे कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसमें सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसानों ने भाग लिया था, ठीक है। तो गिरधरपुरा गांव में गंगाराम जी धाकड़ के घर पे यहाँ पर सभी जो धाकड़ जाति के किसान वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है। और प्रारंभ कब होता है? 1897 से प्रारंभ हो जाता है। अब जितने भी जो धाकड़ जाति के किसान वो इकट्ठे हुए और वहां पर मौजूद थे साधु सीताराम दास। तो जितने भी किसान थे वो सामंत से परेशान थे करों को लेकर। तो साधु सीताराम दास से मिले तो किसानों ने साधु सीताराम दास को सब बात बताई कि इस प्रकार से हमारे पर जो है बिना वजह इतने कर थोपे गए, ठीक है, बिना जो फसल निकाले हम पर लाटा कुंता पद्धति द्वारा वसूला जा रहा है। तो साधु सीताराम दास ने कहा कि आप ऐसा करो कि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से जाओ और उनसे मुलाकात कीजिए और जो हमारे जो सामंत है कृष्ण सिंह उनकी शिकायत कीजिए, ठीक है, उनके समक्ष अपना जो पक्ष रखिए, ठीक है। तो बिजोलिया के जो किसान है वो राव की शिकायत हेतु 2 किसानों को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के यहाँ भेजते हैं, एक तो नानक जी पटेल और एक ठाकरे पटेल। तो 2 किसानों को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के यहाँ भेजा गया, किसके कहने पर? साधु सीताराम दास के कहने पर, ठीक है। तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से इनकी मुलाकात हुई, ठीक है, उनसे बातचीत हुई। तो मेवाड़ महाराणा ने क्या किया, एक जांच आयोग बिठाया और एक अधिकारी को भेजा, हामिद हुसैन नाम को, ठीक है, हामिद हुसैन नामक अधिकारी को भेजा और कहा कि आप जाइए बिजोलिया और जो भी जितने भी जो किसानों की जो समस्या है उन पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, ठीक है, और उनकी वास्तविकता हमें अगर आप बताइए, ठीक है। तो इन्होंने जांच किसानों के पक्ष में रखी। तो हामिद हुसैन वो बिजोलिया आए और हामिद हुसैन ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी गई कि वास्तव में जो है यहाँ का जो सामंत है वो किसानों पर अत्याचार कर रहा है, ठीक है, बिना वजह जो है टैक्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट सौंपी थी महाराणा फतेह सिंह को, लेकिन महाराणा फतेह सिंह ने जो इस पर कोई भी प्रभाव यानी इस जो रिपोर्ट थी उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया था। अब आ जाता है 1899 से 1900 के मध्य जो छप्पनिया अकाल पड़ा था उसमें राजस्थान में भी जो बिजोलिया क्षेत्र था वो भी प्रभावित हुआ, पूरा राजस्थान प्रभावित हुआ था छप्पनिया काल में। तो उस समय जो कृष्ण सिंह था वहां का सामंत बिजोलिया का, उन्होंने किसानों के प्रति कुछ सहानुभूति दर्शाई, ठीक है, कुछ करों में उन्होंने छूट दी थी, ठीक है। उस साल फसल नहीं हो पाई तो जितने भी जो सामंत के पास जितना भी अनाज था उसको किसानों को वितरित किया अनाज। तो 1899 से 1900 के मध्य कृष्ण सिंह और किसानों के मध्य जो संपर्क था वो लगभग अच्छा हो गया था, ठीक है। लेकिन 1903 के अंदर कृष्ण सिंह किसानों पर एक नया कर लगा देता है, चवरी कर, ठीक है। 1903 के अंदर कृष्ण सिंह एक नया कर लगाता है जिसका नाम है चवरी कर। अब ये चवरी कर क्या था कि अगर घर में लड़की है, ठीक है, अगर आपको कन्या है, अगर कन्या की अगर आपको शादी करनी है, ठीक है, तो शादी से पूर्व आपको सामंत को 5 रुपए या फिर कई किताबों में 13 रुपए भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो कई किताबों में 5 रुपए मिलेंगे और कई किताबों में आपको 13 रुपए देखने को मिलेंगे। तो चवरी कर के रूप में जो किसान है वो 5 रुपए या 13 रुपए सामंत को जमा कराना पड़ता था, उसके बाद ही कन्या का विवाह कर पाता था। तो चवरी कर क्या था कि जो कन्या के विवाह पर 5 रुपए या फिर 13 रुपए के रूप में टैक्स वसूला जाता था, ठीक है। अब 1905 तक जो है किसान परेशान हो गए कि भाई अगर जो कन्या की शादी करे तो सामंत को क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता था। तो 1905 तक किसानों ने कन्या का विवाह नहीं किया और जितने भी किसान थे उन्होंने 200 कन्याओं को लेकर सामंत के सामने प्रस्तुत हुए और उन्होंने कहा कि आपने जो ये चवरी कर लगाया है वो एक अनुचित है, ठीक है, इसे आप या तो बंद कीजिए, हम अपनी बेटी प्यार है तो उसमें हम टैक्स नहीं दे देते, ठीक है। अगर भारतीय रीति रिवाज है कि अगर कहीं भी अगर गांव में शादी होना तो एक जोड़ भरी जाती है, ठीक है। तो अगर किसी भी समाज की हो तो एक जोड़ भरने का एक रीति रिवाज है, ठीक है। तो कृष्ण सिंह था जो उन्होंने बेटी ब्याहने के ऊपर टैक्स वसूलना प्रारंभ कर दिया। तो इससे किसान जो परेशान हो गए। तो राव के पास सभी किसान उनको समझाने गए लेकिन राव ने उनकी बेइज्जती करके उनको बाहर निकाल दिया, ठीक है।
उसके बाद चौरी कर उन्होंने माफ नहीं किया, तो बिजोलिया के जितने भी किसान थे उन्होंने सोचा कि अभी जो कृष्ण सिंह है वो चौरी कर को माफ नहीं करेगा, तो हम क्या करें, बिजोलिया ही छोड़ दें। तो चौरी कर माफ नहीं किया, तब किसानों ने जो है बिजोलिया छोड़कर कोटा बूंदी के रास्ते से ग्वालियर की ओर पलायन करने लगे। ठीक है, अब उसका पता चला अपने जो सामंत है कृष्ण सिंह के जो किसान है वो चौरी कर से परेशान होकर कहाँ जा रहे हैं, बिजोलिया छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, ग्वालियर की तरफ जा रहे हैं। तो कृष्ण सिंह से को पता चला, तो उन्होंने उनको जाके मनाया। ठीक है, और किसानों को कुछ करों में छूट प्रदान की। तो किसानों की अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर क्या होती है, विजय। ठीक है, तो जहां वहां का सामंत था उन्होंने कुछ करों में उनको छूट प्रदान की थी, परंतु 1906 के अंदर कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कृष्ण सिंह ने कुछ करों में रिलीफ तो दी थी, लेकिन 1905 तक तो दी थी, और 1906 के अंदर कृष्ण सिंह की क्या हो जाती है, निसंतान मृत्यु हो जाती है। अब निसंतान मृत्यु होती है तो वहां का नया सामंत बनेगा, क्योंकि वहां का जो कृष्ण सिंह उनके कोई संतान नहीं थी, तो नया सामंत बनेगा। तो 1906 में बिजोलिया को नया राव या नया सामंत मिला था, पृथ्वी सिंह। ठीक है, जो कि कृष्ण सिंह का रिश्तेदार था। पृथ्वी सिंह को जो है नया सामंत बनाया गया था, और ये पृथ्वी सिंह कहां का था, कामा भरतपुर का था, कामा भरतपुर का। अब 1906 के अंदर पृथ्वी सिंह ने एक नया टैक्स लगा दिया किसानों पर, तलवार बंधाई कर। पहले तो 1903 के अंदर कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया था। अब नया सामंत पृथ्वी सिंह बनते ही उन्होंने 1906 के अंदर एक नया कर लगाया दिया, तलवार बंधाई कर। अब ये तलवार बंधाई कर क्या होता था कि जब भी कोई नया सामंत किसी ठिकाने का नया सामंत बनता है, तो सामंत द्वारा राजा को कुछ धनराशि के रूप में कुछ धनराशि दी जाती थी। सामंत द्वारा राजा को धनराशि दी जाती थी, परंतु जो सामंत था यहाँ का पृथ्वी सिंह, उन्होंने ये टैक्स किस पर लागू कर दिया, किसानों पर लागू कर दिया। ठीक है, अगला देखिए। अब जो किसान है वो उनके सामंतों जितने जो सामंत थे उनके अत्याचार से परेशान हो गए। ठीक है, तो 1913 में साधु सीताराम दास, पंडित ब्रह्मादेव और फतेहकरण चारण के नेतृत्व में जो दागड़ जाति के जितने भी किसान थे वो राव से मिलने गए। ठीक है, लेकिन राव ने उनसे मिला और उनको नजरअंदाज कर दिया, उनकी बात रखने का उनको मौका ही नहीं दिया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया कि 1913 में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में किसानों ने अपनी जमीन को है वो खाली रहने दिया। ठीक है, जब किसानों की सुनवाई नहीं हुई तो साधु सीताराम दास ने कहा कि इस साल हम क्या नहीं करेंगे, कृषि नहीं करेंगे। अब हम कृषि नहीं करेंगे तो जो सरकार है उसको टैक्स नहीं मिल पाएगा। अगर फसल ही उपज नहीं होती है तो टैक्स किस बात का वसूलेंगे। तो 1913 में साधु सीताराम दास के कहने पर जो है किसानों ने अपनी जमीन को पड़त रखी, खाली रख दी। ठीक है, तो इस वर्ष जो है वहां का राव था सामंत, उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो उससे जो जब पता चला कि ये किनके कहने पर क्या था, तो राव को जब पता चला तो साधु सीताराम दास जो कि बिजोलिया के अंदर एक पुस्तकालय था वहां पर नौकरी करते थे, तो वहां से इनको नौकरी से बाहर निकाल दिया, और फतेहकरण चारण और पंडित ब्रह्मादेव इनको बिजोलिया से बर्खास्त कर दिया। यानी इन तीनों को कहां से, बिजोलिया से बाहर निकाल दिया गया। किसने, पृथ्वी सिंह ने। ठीक है, अब 1914 के अंदर जो है पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। उन्हें जो है यहाँ पर जो नया सामंत आएगा, तो 1914 के अंदर पृथ्वी सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु। और इनका जो बेटा था वो था केसरी सिंह, लेकिन वो क्या था, अल्पवयस्क था, तो वो वहां का सामंत नहीं बन पाया क्योंकि उनकी उम्र छोटी थी। तो जब अल्पवयस्क होता है तो कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के तहत जो बिजोलिया का शासक है, जो शासन है, वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के यहाँ चला जाता है, यानी उसका कार्यभार मेवाड़ के हाथों में चला जाता है। तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने अमर सिंह राणावत को वहां का नया जो है राव नियुक्त किया था। ठीक है, यहां से पूछा जाता है कि मेवाड़ महाराणा ने अमर सिंह राणावत को कहां का जो है सामंत नियुक्त किया था, तो बिजोलिया का। ठीक है, तो यह था अपना प्रथम चरण। अब करते हैं द्वितीय चरण की बात। तो द्वितीय चरण का प्रारंभ कब होता है, 1915 से लेकर 1923 तक। ठीक है, तो द्वितीय चरण का जो नेतृत्व करता है वो कौन थे, विजय सिंह पथिक। अब विजय सिंह पथिक के बारे में देखते हैं। तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, भूप सिंह। और इनका जन्म कब होता है, 1882 ईस्वी में। ठीक है, जो
भूप सिंह थे वो बुलंदशहर यूपी के निवासी थे और जाति से क्या थे, ये गुर्जर जाति के थे। और इनका जो सहयोगी था वो था ठाकुर गोपाल सिंह, जो कि खरवा का शासक था और खरवा एक मेवाड़ रियासत का एक हिस्सा हुआ करती थी। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम तो क्या था, भूप सिंह। ठीक है, और जो कि बुलंदशहर यूपी के थे। अब जो विजय सिंह पथिक है वो राजस्थान में सशस्त्र क्रांति हेतु अजमेर आए। राजस्थान में अजमेर पर आते हैं विजय सिंह पथिक सशस्त्र क्रांति हेतु अजमेर आए। ठीक है, लेकिन ये जो सशस्त्र क्रांति है वो क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। और विजय सिंह पथिक और इनके जो सहयोगी था गोपाल सिंह खरवा, उनको पकड़कर अजमेर के जो टोडगढ़ है उस टोडगढ़ के किले में कैद कर दिया गया था। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक तो यहां से क्या है, टोडगढ़ की जेल से भाग जाते हैं, लेकिन गोपाल सिंह खरवा की यहां पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इनका जो सहयोगी था गोपाल सिंह खरवा, उनकी जेल में ही मृत्यु हो जाती है और विजय सिंह पथिक यहां से क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। ठीक है, तो पथिक जी जो है वो टोडगढ़ के किले से भागकर एक ओचड़ी गांव का स्थान है, ओचड़ी नामक गांव का या ओचड़ी गांव है, वहां पर जाकर ये शरण लेते हैं। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक टोडगढ़ के किले से भागकर ओचड़ी गांव में शरण लेते हैं। अभी इस ओचड़ी गांव में एक विद्या प्रचारणी सभा संचालित थी। ठीक है, जिसके संस्थापक कौन थे, हरिभाई कीकर। तो ओचड़ी गांव में पहुंचे तो वहां पर एक विद्या प्रचारणी सभा चल रही थी, जिनके संस्थापक हरिभाई कीकर थे। तो भूप सिंह बाटी ने जो थे उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया, विजय सिंह पथिक, और वहां पर विद्या प्रचारणी सभा में एक शिक्षक का कार्य करने लग गए। ठीक है, तो पूछ लेंगे विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, तो भूप सिंह बाटी है, भूप सिंह। ठीक है, तो इन्होंने भूप सिंह से विजय सिंह पथिक नाम परिवर्तन कर और विद्या प्रचारणी सभा के अंदर क्या किया, पढ़ाने का कार्य प्रारंभ कर दिया, यानी शिक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया। अब 1915-16 में विद्या प्रचारणी सभा का एक अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, और जो इस अधिवेशन में है, जो बिजोलिया के जो स्थानीय नेता थे साधु सीताराम दास, वो भी इस अधिवेशन में भाग लेते हैं। ठीक है, इस अधिवेशन में भाग लेते हैं और इनकी मुलाकात किससे होती है, विजय सिंह पथिक से होती है। तो साधु सीताराम दास ने बिजोलिया की जो समस्या थी उसके बारे में पथिक जी को अवगत करवाया और साधु सीताराम दास के कहने पर 1916 में जो है विजय सिंह पथिक वो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। ठीक है, जो बिजोलिया में जो है उस समय 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक जुड़ते हैं। तो उसी समय जो 1916 के अंदर बिजोलिया के जो किसानों पर एक और नया कर लगाया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के नाम पर 14 रुपए का टैक्स और वसूला गया। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक 1916 के अंदर जुड़ते हैं और जुड़ते ही इन्होंने क्या किया, एक ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया। तो हमने देखा था कि जो प्रथम चरण था वो इतना संगठित तरीके से नहीं था, वहां के जो स्थानीय नेता थे वो ही उनका नेतृत्व कर रहे थे। अब इनका नेतृत्व कर रहे हैं विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक ने कहा कि हम आंदोलन तो करें, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई संस्था तो होनी चाहिए ना, जैसे अगर कोई कोचिंग संस्था हो। ठीक है, तो जैसे एक पूरा एक प्लेटफॉर्म हो, वहां कोई स्टूडेंट आ सकता है। उसी प्रकार किसानों को इकट्ठा करने के लिए एक ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, तो ऊपरमाल पंच बोर्ड का स्थापना कब की गई थी, 1917 के अंदर, और इसके संस्थापक कौन थे, विजय सिंह पथिक। ये जो ऊपरमाल पंच बोर्ड है वो हरियाली अमावस के दिन गठित हुआ था और इसका जो अध्यक्ष है वो मन्ना जी पटेल को बनाया गया था। ठीक है, और ये ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कहाँ किया गया था, बेरीसाल गांव में किया गया था। और इस जो ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोगों में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, तो उस समय लोग जो थे वो जागरूक नहीं थे अपने अधिकारों के बारे में, वो टैक्स वसूलते थे और किसान उनको टैक्स देते थे। तो लोगों को जागरूक करने के लिए ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था, किसने, विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, अब विजय सिंह पथिक ने युवाओं को भी इसमें जो किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए एक ऊपरमाल युवा संगठन का गठन किया। ठीक है, और युवाओं द्वारा बिजोलिया के जो किसान थे उन्होंने जन चेतना फैलाने का काम किया था, घर घर जाकर। ठीक है, यहां से एक जन चेतना हेतु ऊपरमाल का डंका नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। इस पत्र में अपने मौलिक अधिकार और किसानों पर जो अत्याचार है उनको प्रकाशित किया गया था और प्रत्येक गांव में इनको बंटवाया गया था अपने मूल अधिकारों को जानने के लिए और लोगों को जागृत करने के लिए। ऊपरमाल पंच बोर्ड के द्वारा एक ऊपरमाल का डंका नामक पत्र प्रकाशित किया गया था। ठीक है,
और एक भंवरलाल स्वर्णकार थे। इन्होंने किसानों के जोश से तो एक गीत गाया था, मान मान रे मेवाड़ माराना जनता पुकारे रे, रूस जानो पतो नहीं लाग्यो सुन राणा पतमाल रे। ठीक है, मान मान रे मेवाड़ माराना जनता पुकारे रे, रूस जानो पतो नहीं लाग्यो सुन राणा पतमाल रे। क्योंकि जो महाराणा फतेह सिंह था, उन्होंने किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी। ठीक है, उसने हामिद हुसैन को भेजा था, उन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी, लेकिन किसानों के पक्ष में उन्होंने कोई भी फैसला नहीं लिया था। तो भंवरलाल स्वर्णकार ने ये कुछ लाइनें महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखी थी। अब जो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो था उमाजी का खेड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो उमाजी का खेड़ा। ठीक है, नहीं देखिए, तो पथिक जी के नेतृत्व में किसानों ने सामंत को लगान देने से मना कर दिया। अब उनका जो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह ने पथिक ने कहा कि आपसे जो बिना वजह जो कर लिया जा रहा है, तो आप ऐसा करो कि उनको जो सामंत है उसको कर मत दो। तो विजय सिंह पथिक के कहने पर सामंत को कर देने से मना कर दिया। ठीक है, और गोविंदपुरा गांव के एक नारायण जी पटेल है, उन्होंने कर नहीं चुकाया, उसके जुर्म में इनको क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, लेकिन बिजोलिया के किसानों ने नारायण जी पटेल का पक्ष लिया और उनको छुड़ाने के लिए लगभग 200 ताकड़ जाति के किसानों ने इन्हें छोड़ दो या हमें जो जेल दो के नारे दिए। ठीक है, इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया नारायण जी पटेल को छुड़ाने के लिए। तो सामंत ने नारायण जी पटेल को क्या किया, जेल से रिहा कर दिया। लेकिन उनको पता चला कि इनके पीछे कौन है, तो सरकार की तरफ से पता चला कि साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ये सब कुछ हुआ। तो साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, परंतु किसानों ने इनका जमकर विरोध किया और महाराणा फतेह सिंह ने जो है एक जांच आयोग बिठाया 1919 में, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ठीक है, और इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में इसके अध्यक्ष तो है बिंदुलाल भट्टाचार्य और इनके 2 सदस्य थे, एक तो अमर सिंह और एक अफजल अली, जो कि क्या थे, मुख्य न्यायाधीश। अब इस जो आयोग था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि किसानों की जो मांग है उन पर सकारात्मक दृष्टि बनाए रखना। ठीक है, क्या क्या मांगे हैं उनको जो है सुलझाना, क्या क्या अत्याचार रहे हैं उनके बारे में जो है महाराणा को अवगत करवाना। लेकिन इस आयोग ने सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा पर जो गिरफ्तार किया गया था उनको तो क्या कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया था। ठीक है, अब पथिक जी ने जो बिजोलिया के किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने के लिए निम्न संगठनों को अवगत कराया था। अब विजय सिंह पथिक को लगा कि जो यहाँ के राजस्थान के जो स्थानीय जो संस्थान है या संगठन है उनसे जो है हमारी बात नहीं बनने की। अब इस जो बिजोलिया किसान आंदोलन, जो बिजोलिया पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना पड़ेगा। तो विजय सिंह पथिक ने क्या किया कि राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी संगठन थे उनसे संपर्क किया। तो एक तो स्थानीय संगठन थे राजस्थान के, एक तो राजस्थान सेवा संघ, एक राजपुताना मध्य भारत सभा और एक राष्ट्रीय संगठन था राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। तो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के 2 अधिवेशन आयोजित हुए थे, एक तो अमृतसर पंजाब 1919 और एक नागपुर अधिवेशन 1920। तो विजय सिंह पथिक जी जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेते हैं और सर्वप्रथम कहा जाते हैं अमृतसर पंजाब के अंदर 1919 में। ठीक है, जहां इनकी मुलाकात किनसे होती है, बाल गंगाधर तिलक से होती है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने जो पथिक जी का सहयोग किया, लेकिन गांधी जी ने इनका सहयोग करने से क्या किया, मना कर दिया कि अभी हम जो हमारी जो लड़ाई है वो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए है, ना कि सामंतों के बीच में। अगर हम अभी सामंतों के मध्य उलझ जाएंगे तो जो हमारी जो शक्ति है वो विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक का साथ देने से गांधी जी ने मना कर दिया। लेकिन विजय सिंह पथिक जी ने क्या किया, इनका जो अगला अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन, तो विजय सिंह पथिक ने जो बिजोलिया पर जो अत्याचार हो रहे थे उनकी अलग अलग प्रकार से झांकियां बनवाई। ठीक है, और उनको नागपुर अधिवेशन में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक जी ने नागपुर अधिवेशन में गए और वहां पर जो बिजोलिया में हो रहे अत्याचारों को झांकियों द्वारा प्रदर्शित किया। ठीक है, तो वहां पर गांधी जी मौजूद थे, तो विजय सिंह पथिक जी को बुलाया और गांधी से इनकी मुलाकात हुई। तो गांधी जी ने अपना एक निजी सचिव था महादेव देसाई, उसको बिजोलिया भेजा
और उन्होंने गांधी जी ने कहा कि आप बिजोलिया जाइए और जो किसानों की जो समस्या है उस पर जो महाराणा फतेह सिंह है उनसे बात कीजिए। ठीक है, तो 1919 में जो गांधी जी है उन्होंने जो मेवाड़ के महाराणा है फतेह सिंह उनसे परिचर्चा की, उनसे पत्र व्यवहार किया कि आपके जो सामंत है वो किसानों पर अनेकों प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं, उस पर आप कोई कार्रवाई कीजिए। ठीक है, गांधी जी ने 1921 में पत्र व्यवहार किया था। अब जो 1921 तक जो ये आंदोलन था वो अब राष्ट्रीय स्तर पर भी उजागर हो चुका था। ठीक है, तो ये एक तीव्र गति पकड़ चुका था बिजोलिया किसान आंदोलन। अब विजय सिंह पथिक जी है वो इस समय कहां चले जाते हैं, बेगू के अंदर। तो बेगू के अंदर हम पढ़ेंगे आगे के बेगू का किसान आंदोलन भी होता है। तो जो विजय सिंह जी पथिक है वो कहां चले जाते हैं, बेगू। और राजस्थान सेवा संघ का एक सदस्य था रामनारायण चौधरी, उनको बिजोलिया बुला लिया जाता है और बिजोलिया का जो है किसान आंदोलन उसका नेतृत्व करने के लिए कहा जाता है। तो रामनारायण चौधरी आए, तो रामनारायण चौधरी ने उस समय जो राजस्थान का एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल होता होलैंड, उनसे मुलाकात की और बिजोलिया की जितनी भी समस्याएं थी उनके बारे में एजीजी होलैंड को अवगत करवाया कि यहाँ के जो सामंत है वो हम पर इस प्रकार से टैक्स वसूल रहे हैं। ठीक है, और महाराणा फतेह सिंह भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो रामनारायण चौधरी ने एजीजी होलैंड को बिजोलिया की जितनी भी समस्याएं थी उनके बारे में अवगत करवाया। फरवरी 1922 में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह और अंग्रेजों की तरफ से एक संयुक्त जांच संघ बनाया गया। ठीक है, तो इस संघ में अंग्रेजों की तरफ से कौन आते हैं, अंग्रेजों की तरफ से एजीजी होलैंड और उनका जो सचिव था आजलवी, और मेवाड़ रेजिडेंस का जो ये था पॉलिटिकल एजेंट वो था विकसित। ठीक है, ये अंग्रेजों की तरफ से। और मेवाड़ महाराणा की तरफ से कौन आता है, तो मेवाड़ महाराणा की तरफ से सुभाष चंद्र चटर्जी, ठीक है, जो कि दीवान थे। एक बिहारी लाल जो कि थी जो मेवाड़ रियासत है उसके हक हुआ करते थे। अब किसानों की ओर से बुलाया गया था, तो सरपंच है उस समय मोतीलाल और मंत्री थे नारायण जी पटेल। तो मोतीलाल और नारायण जी पटेल को किसानों की ओर से बुलाया गया था। और राजस्थान सेवा संघ से रामनारायण वर्मा और रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा, इनका संयुक्त रूप से एक बैठक आयोजित हुई थी। उस बैठक में क्या किया था कि जो राजस्थान के जो एजेंसी थे होलैंड, इन्होंने जो किसानों पर 84 प्रकार का जो टैक्स था उसको कितना कर दिया, 35 करोड़ को क्या कर दिया, इन्होंने माफ कर दिया। लेकिन वहां का जो सामंत था उन्होंने इन करों को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, अभी जो किसान जो बिजोलिया है उसका किसान आंदोलन का जो प्रसार है वो किस प्रकार से करता है, वो समाचार पत्र थे उनमें बिजोलिया के जो किसान आंदोलन है उनकी सूचनाएं प्रकाशित हुई, जिससे जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो राष्ट्रीय स्तर पर यानी पूरे भारत में जो है पब्लिश हुआ था। तो जो कुछ समाचार पत्र है, एक तो राजस्थान सेवा संघ, तो राजस्थान सेवा संघ 3 समाचार पत्र निकालता था। एक तो राजस्थान केसरी जो कि वर्धा महाराष्ट्र से निकलता था, जिसके संपादक विजय सिंह पथिक स्वयं थे। ठीक है, दूसरा था नवीन राजस्थान 1921 और ये कहां से निकलता था, ब्यावर अजमेर से। ठीक है, एक था तरुण राजस्थान 1923 और ये भी कहां निकलता था, ब्यावर अजमेर से। ठीक है, कुछ और जो है अखबार थे, एक तो अभ्युदय समाचार पत्र, ये कहां से निकलता था, प्रयागराज यूपी उत्तर प्रदेश। एक भारत मित्र कलकत्ता, एक मराठा समाचार पत्र जो कि पूना से निकलता था, एक प्रताप समाचार पत्र। जो प्रताप समाचार पत्र है वो बिजोलिया किसान आंदोलन को जितनी भी खबरें थी उन संपूर्ण खबरों को भारतीय स्तर पर उजागर करने का काम प्रताप समाचार पत्र है, जो प्रताप समाचार पत्र उसके द्वारा किया गया था। तो प्रताप समाचार पत्र 1913 में, ये प्रताप समाचार पत्र कहां से निकलता था, कानपुर यूपी से निकलता था और इसके संपादक थे कौन, गणेश शंकर विद्यार्थी। विजय सिंह पथिक ने जो है गणेश शंकर विद्यार्थी थे, उनको बिजोलिया के किसानों की तरफ से एक राखी, चांदी की राखी भेंट की थी। ठीक है, और भेजा कि आप जो है बिजोलिया किसान आंदोलन पर जितने भी अत्याचार हो रहे हैं उनका प्रकाशन किस में करो, अपने समाचार पत्रों में करो, ताकि यहाँ पर जो किसानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनका पता राष्ट्रीय स्तर पर या पूरे भारत में पता चल सके। ठीक है, कि किस प्रकार किसानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो
एक पंचेड़ा गीत गाया था माणिक्यलाल वर्मा द्वारा किसानों को जोश में हेतु, तो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा पंचेड़ा गीत गाया गया था। दूसरा एक तुलसी बिल था, उन्होंने 24 घंटों के अंदर 72 मील पैदल चलकर जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन का किया था, प्रचार प्रसार किया था। ठीक है। और 10 सितंबर 1923 को बेकू किसान आंदोलन के तहत विजय सिंह पति को गिरफ्तार कर लिया गया था। हमने कहा था कि जो विजय सिंह पति है वो कहाँ चला जाता है, बेकू किसान आंदोलन के अंदर महासंघ चला जाते हैं। तो 10 सितंबर 1913 को बेकू किसान आंदोलन के तहत विजय सिंह पति को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है। अगला देखिए तीसरा चरण, बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण। अब तीसरा चरण का नेतृत्व करता कौन होंगे, एक तो माणिक्यलाल वर्मा जिनकी पत्नी कौन थी, नारायणी वर्मा। ठीक है। एक हरिभाऊ उपाध्याय, इनकी पत्नी का नाम रमा देवी। एक जमनालाल बजाज जिनकी पत्नी का नाम था जानकी देवी, और एक था रामनारायण चौधरी, ये इनकी पत्नी का नाम था अंजलि देवी। ठीक है। तो कितने नेतृत्वकर्ता हो गए, 4। अब तृतीय चरण में क्या किया था, एक ट्रेंच आयोग बिठाया गया था, एक ट्रेंच अधिकारी था, उन्होंने भू बंदोबस्त लगाया था, नया भू बंदोबस्त लागू किया था। तो ट्रेंच ने क्या किया, जो सिंचित भूमि थी उस पर तो क्या किया, कम टैक्स लगाया, और जो असिंचित भूमि थी उस पर क्या लगा दिया, अधिक टैक्स लगा दिया। यानी किसान जिस जो कृषि करने योग्य भूमि थी वो तो थी कम, और जो कृषि योग्य नहीं थी वो भूमि किसानों के पास की थी ज्यादा। अब जो कृषि भूमि थी उस पर तो क्या लगा दिया इन्होंने, ज्यादा टैक्स, और जो कृषि करने योग्य भूमि नहीं थी उस पर अधिक टैक्स लगा दिया इन्होंने, और जो कृषि करने भूमि थी उस पर कम टैक्स लगा दिया। अब किसानों की उपज कम है, जो कृषि योग्य भूमि है वो कम है, उस पर कम टैक्स है, लेकिन उनके पास जो अधिक भूमि है जो कि अनुपजाऊ है उसका ज्यादा टैक्स वसूला जाता था। ठीक है। तो इससे किसान क्या हो गए, परेशान हो गए, और परेशान होकर कहाँ गए, विजय सिंह पति के पास। विजय सिंह पति से जाकर मुलाकात की कि जो ट्रेंच आयोग बिठाया गया उसके तहत जो सिंचित भूमि है उस पर तो कम टैक्स लगाया गया, और जो असिंचित भूमि है, जो ऐसे ही बारानी जो भूमि पड़ी है, खाली भूमि पड़ी है, उस पर हमर जो है जो किसानों से ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है ट्रेंच कमीशन के द्वारा। ठीक है। तो 1927 में जो है विजय सिंह पति ने कहा कि आप ऐसा करो, जो आपके पास जो असिंचित भूमि है ना उसके पट्टे आप राव के पास जमा करवा दो, ताकि आपके पास अगर असिंचित भूमि होगी नहीं तो आपको टैक्स वसूलना नहीं पड़ेगा। तो विजय सिंह पति के कहने पर किसानों ने क्या किया, अपने जमीन के पट्टे किनको दे दिए, राव को जमा करवा दिए। ठीक है। किनको जमा करवाए, राव को। अब जो वहां का सामंत था राव, उन्होंने किसानों को समझाया कि आप अपने जमीन के पट्टे तो मैं जमा करवा रहे हो, लेकिन वापस आपको पट्टे नहीं दिए जाएंगे। तो कुछ किसानों ने तो हार मान ली, लेकिन कुछ किसानों ने अड़े रहे, और किसानों ने अपने जमीन के जो पट्टे हैं वो जमा करवा दिए। ठीक है। अब जो जमीन के पट्टे थे वो सामंत को मिल गए, और सामंत ने उन पट्टों को क्या कर दिया, बड़े बड़े जो जमींदार थे साहूकार, उनको जो है वो भूमि, कृषि भूमि बेच दी। ठीक है। तो यहाँ जो किसानों के साथ क्या हो जाता है, वापिस अत्याचार हो जाता है। तो किसानों की जो भूमि के जो पट्टे दिए थे उनको सामंत ने जो साहूकार थे उनको बेच दिए। ठीक है। अब विजय सिंह पति से क्या हो गया, सभी लगभग नाराज हो गए। किस कारण से हुए, जो विजय सिंह पति के कहने पर ही इन्होंने क्या किया था, अपने जो जमीन के थे पट्टे वो किनको तो सौंपे थे, राव को। लेकिन विजय सिंह पति का जो फैसला था ये किसानों के जो ऊपर हावी हो गया था। ठीक है। जो फैसला था वो गलत साबित हुआ। इस कारण से जो बिजोलिया के जो किसान है वो विजय सिंह पति पर क्या हो गया, विरोध, और माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पति के भी क्या हो गई, अनबन। ठीक है। उनके बीच में क्या होगी, अनबन। तो विजय सिंह पति क्या करते हैं, 1927 में जो बिजोलिया किसान आंदोलन को छोड़कर कहां चले जाते हैं, अपने ग्वालियर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। और वर्मा जी जो माणिक्यलाल वर्मा है उसके आग्रह पर हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल जी बजाज वो इस किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। ठीक है। तो माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं और इसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है। अब 1931 में वर्मा जी के कहने पर जो किसानों ने जो भूमि के जो पट्टे थे वो राव को सौंप दिए थे। ठीक है। विजय सिंह पति के कहने पर अब किसानों के पास भूमि नहीं रही, तो 1931 में माणिक्यलाल वर्मा जी के कहने पर किसानों ने क्या किया, अक्षय तृतीया के दिन अपने हलों को जोता, अपनी जो कृषि जो भूमि थी उन पर
वापिस क्या की थी, जो कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। तो जो जितने भी साहूकारों को जो बेची थी भूमि, तो वो साहूकार और वहां के जो शासक थे, सामंत था, वो वहां मौजूद हो गया आगे। और किसानों पर क्या किया उन्होंने, अत्याचार किया, किसानों को वहां से गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, क्योंकि किसान वहां जो अपनी भूमि थी उनको उन्होंने बेच दी थी, ठीक है, वहां पर कृषि कर रहे थे। तो वर्मा जी के कहने पर किसानों ने अक्षय तृतीया के दिन हल जोते, इस कारण से वर्मा जी और किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। अब हरिभाऊ उपाध्याय ने बिजोलिया की समस्या को जो है राजनीतिक स्तर, जो राष्ट्रीय स्तर पर बात उठाने के लिए कहा कि जो राजस्थान में जो संगठन है इनसे बात नहीं बनेगी, तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन का जितने भी जो घटनाएं हैं उनको हम क्या करें, राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करें, ताकि हमें इसमें सफलता मिल सके। तो हरिभाऊ उपाध्याय ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में इसकी जो बिजोलिया किसान आंदोलन की उनकी बात रखी, उन पर जो अत्याचार हो रहे थे उनके बारे में जो है उन बातों को उजागर किया, ठीक है। तो गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन की सूचना हेतु एक मदन मोहन मालवीय को भेजा, ठीक है। तो गांधी जी से जो बिजोलिया का पता चला कि बिजोलिया के किसानों पर वास्तव में अत्याचार हो रहा है, तो गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय को भेजा बिजोलिया, आप जाइए किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है उन पर एक टिप्पणी करिए और वहां के महाराजा है उनको अवगत कराइए कि सामंत जो अत्याचार कर रहे हैं वो अनुचित है और उस पर कोई कार्रवाई की जाइए, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय आए और मेवाड़ महाराणा जो फतेह सिंह थे उनके साथ में क्या किया, इन्होंने पत्र व्यवहार किया और बिजोलिया की जो समस्याएं थी उनके बारे में इन्होंने क्या किया, अवगत करवाया, ठीक है। तो मेवाड़ के महाराणा जमनालाल बजाज को बुलाते हैं, ठीक है, और किसानों को जमीन जो वापस दिलाने का उनको आश्वासन देते हैं, ठीक है, कि आपने जो जमीन के जो हमें पट्टे जमा करवाए हमको जो वापस आपको दे देंगे। तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने जमनालाल बजाज को बुलाया और कहा कि जो किसानों से हमने जो जमीन ली थी उनके पट्टे हम वापस आपको सौंप देंगे, ठीक है, सौंप देंगे, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या शर्त थी कि 14 अक्टूबर 1938 में बिजोलिया के जितने भी किसान थे उनसे एक प्रस्ताव लिखाया गया कि आज के बाद किसी भी आंदोलन में हम क्या करेंगे, हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है, तभी आपको क्या दिए जाएंगे, जमीन के पट्टे। तो 24 अक्टूबर 1938 को बिजोलिया के किसानों ने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए कि भविष्य में हम कभी भी किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है। तो 1941 में जो मेवाड़ के महाराणा है उन्होंने निम्न व्यक्तियों को, जो 2 व्यक्तियों को भेजा था, एक तो वहां का मेवाड़ का प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचारी और एक राजस्व मंत्री था मोहन सिंह मेहता, उनको भेजा और किसानों के पट्टे वापिस इनको सौंपे गए। तो 1941 में जो किसानों से जो पट्टे लिए गए थे वो वापस किसको सौंप दिए गए थे, किसानों को, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था, बिजोलिया। और जितने भी किसान आंदोलन होते हैं उनका प्रेरणा स्रोत वो भी कौन था, अपना बिजोलिया। और बिजोलिया हमने देखा था कि 3 चरणों में पूर्ण होता है और सुसंगठित तरीके से होता है, प्रॉपर तरीके से, यानी बिल्कुल नियंत्रण, यानी संगठित और अहिंसात्मक, यानी इसमें किसी भी प्रकार का विद्रोह या कोई मारपीट या किसी की हत्या नहीं होती है। तो एकमात्र संगठित व जो है अहिंसात्मक आंदोलन हुआ था, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज हमने पढ़ा था बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में पूर्ण होता है, 3। तो किसान आंदोलन के जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उससे हर बार 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीटीटी और बीएसटीसी में, ठीक है। तो आप जो है बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। धन्यवाद।